इस तरह के कई मामलात इमरान के साथ न थे। इससे पहले कि सिनेमा की पार्किंग में हमारी गुफ्तगू मजीद आगे बढ़ती, एक तरफ से एक सांवला सा बंदा नमूदार हुआ। उसने गाड़ी के पास से गुजरते हुए एक पर्ची इमरान की गोद में फेंक दी। इंग्लिश में 1-2 जुमले लिखे थे। इमरान ने पर्ची पर नजर दौड़ाई और सिगरेट बुझाकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। क्या बात है, खतरा है, हमें यहां से निकलना होगा, उसने कहा। वो तेजी से ड्राइव करता हुआ मेन रोड पर आया। काहे बगाए उसकी निगाहें अकबनुमा आईने में भी उठ रही थी। बहरतौर खैरियत गुजरी। हम 10-15 मिनट के अंदर नसीर अहमद के घर तक पहुंच गए। रास्ते में इमरान ने कोई बात की और ना मैंने कुछ पूछा। पता नहीं वो एकदम से कुछ गैर सा लगने लगा था। यूं तो मेरी और इमरान की पहली मुलाकात को 5 साल से जायद का अरसा गुजर चुका था, लेकिन हकीकत में हमने एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा वक्त नहीं गुजारा था। मुझे तकरीबन 4 साल भांडियल एस्टेट में काटना पड़े थे। भांडियल में कुछ अरसा इमरान भी मेरे साथ रहा था, लेकिन वहां उसका ये पुरस्कार रूप मेरे सामने नहीं आ सका था। अब हम जब से इंडिया आए थे, मैं इसके हवाले से मुसलसल उलझन का शिकार था। वो कई रिफाही काम करता था, लेकिन आज मुझे उसके खासुल खास रफाही काम का पता चला था। रात होने में अभी देर थी। मैं बेदम सा होकर बिस्तर पर लेट गया। दिमाग घुड़दौड़ का मैदान बना हुआ था। पिछले 36 घंटे में वाकयात बड़ी तेजी से रुन्मा हुए थे। हम मोहन बिजली की मदद से दवारी मंदिर में आरा कोहे तक पहुंचे। हमने उसे खोया। हम महनाज को बचाकर मुंबई लाए। फिर हमें पता चला कि आरा कोहे जावा ग्रुप के पास पहुंच चुका है। और अब ताज़ा तरीन और हैरत अंगेज इंकशाफ ये था कि आरा कोहे इमरान के पास है और हम आज रात 11 बजे सरवत और सफूरा से आरा कोहे का तबादला कर रहे हैं। इस हवाले से इमरान किसी जामन यानी यरकमाली का जिक्र भी कर रहा था और उसे यकीन था कि जावा जैसा डान उसकी बात मानेगा और सरवत सफूरा के अलावा यह जामन भी उसके हवाले करने पर आमादा हो जाएगा। मुझे साफ पता चल रहा था कि यहाँ कोई खिचड़ी सी पक रही है, लेकिन क्या मैं अभी पूरी तरह इससे आगाह नहीं था। मैं आंखें बंद किए लेटा रहा। इमरान ने अपनी वालदा के बारे में जो कुछ बताया था वो ज़हन को कुछ चौके लगा रहा था। इनसे बस गायबाना तारुफ सा था, लेकिन यूं लगता था जैसे कोई अपना बिछड़ गया है, कभी दोबारा न मिलने के लिए। फिर डॉक्टर महनाज के साथ डॉक्टर असाम का ख्याल जहन में आया। वो इस मूर्ति के सफर में भी मौत मारा गया था। इमरान कमरे से जा चुका था। शायद उसने सोचा था कि मैं थोड़ी देर के लिए सो गया हूं, लेकिन मैं जाग रहा था और मेरी सारी हिस्सियात भी बेदार थी। कुछ देर बाद मुझे छत पर कदमों की मध्यम चाप सुनाई दी। इस चाप के अंदाज ने गवाही दी कि यह इमरान ही है। वो छत पर क्या करने गया था? मैं तजस्सुस से मजबूर होकर उठा और चप्पल पहनकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। कॉमन रूम में डॉक्टर महनाज खुद ही अपने जख्मों की मरहम पट्टी में मसरूफ थी। सवीटी उर्फ ऐश्वर्या उसकी मदद कर रही थी। मैं जानता था कि मैं डॉक्टर महनाज के करीब रुका तो फिर वही सवाल करेगी कि जलाली साहब से उसका राब्ता कब मुमकिन हो सकेगा। मैं महनाज से पहलू बचाता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और बाइस्तगी ऊपर छत पर पहुंच गया। शाम के साए गहरे हो चुके थे। मुंबई में हजारों लाखों कुमकुमे रोशन हो गए थे। ये वसीओ अरीज सिलसिला मगरिब में समंदर तक फैला हुआ था। समंदर के तारीख सीने पर भी अनगिनत रोशन नुक्ते टिमटिमा रहे थे। एक तवील बरामदे से गुजरकर मैं 2 रोशन कमरों के करीब पहुंच गया। मुझे पता था कि इमरान की हिस्सियात बड़ी तेज है। मैंने चप्पल उतार दी और नंगे पांव बेआवाज चलता हुआ कमरों की अकबी समत में चला गया। यहाँ जनरेटर के लिए तेल का एक ड्रम रखा था। फिल वक्त यह ड्रम खाली था। मैंने उसे बेआवाज तरीके से घुमाकर दीवार के पास रख दिया। इस ड्रम पर खड़े होकर मैं एक रोजन से कमरे के अंदर झांकने में कामयाब हो गया। अंदर ट्यूबलाइट की दूधिया रोशनी थी। मैं हैरान रह गया। जेलानी आंसू से भीगे चेहरे के साथ इमरान के सामने खड़ा था। उसकी मध्यम आवाज मेरे कानों में पड़ी। नहीं जनाब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, आप ऐसा ना करें। हम आपकी तवक्का से बढ़कर काम करेंगे। कोई बंदा 1 इंच पीछे नहीं हटेगा। जाने दे देंगे, वही करेंगे जो आपने करना है, लेकिन आप सामने ना आए। मामला बहुत बिगड़ चुका है। वो लोग मौका ढूंढ रहे हैं। नहीं शायख, कोई और मामला होता तो मैं सोच लेता, लेकिन यहाँ दाबी और उसकी अजीजा का मामला है। वो दोनों मेरी जिम्मेदारी हैं। मैं ये जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डाल सकता। जो कुछ भी है वहां मुझे ही जाना होगा। जहां इतनी बार रिस्क लिया है, एक बार और सही। आप पहले भी इस तरह की बात कर चुके हैं जनाब। आपने यहाँ आते हुए कहा था कि 4-5 दिन से ज्यादा नहीं रुकेंगे इंडिया में। अब देखें 3 हफ्ते हो चुके हैं। इतना बड़ा वाकया हो गया वहां हमारे बाद। अब आप खुद को जानबूझकर खतरे में डालने जा रहे हैं। मैंने कहा है ना, यह आखिर रिस्क हमें लेना ही होगा और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि हम कामयाब होंगे। वो बहुत कमीना है इमरान साहब। अब तो सबूत मिल चुका है कि वो सब कुछ जान चुका है। वो किसी भी वक्त इत्तला दे सकता है। पुलिस, BSF, फौज सब भूखे जानवरों की तरह आपकी तरफ लपक आएंगे।
वो बस इतना करेगा कि वह कुछ नहीं करेगा। इमरान ने ठोस लहजे में जिलानी की बात काटी। मेरी बात याद रखना, जब तक अराकोए हमारे पास है वो किसी को इतला देने की हमाकत नहीं करेगा। वो ऐसा सोच भी नहीं सकता कि अराकोए के और दावेदार पैदा हो जाएंगे। वो कोई भी हरकत तब करेगा जब अराकोए उसके हाथ आ चुका होगा, लेकिन अराकोए तब उसके हाथ आएगा जब यरगमाली हमारे पास पहुंच जाएगा। और तुम जानते हो इस यरगमाली के होते हुए जावा को अपनी जुबान पर ताला लगाना पड़ेगा। यह ताला उस वक्त खुलेगा जब यरगमाली उसे वापस मिलेगा और हम पाकिस्तान में होंगे। वो कैसे उसे यरगमाली के तौर पर हमारे हवाले करेगा? इसके लिए बड़ा मुश्किल काम होगा इमरान साहब। अब समय क्यों नहीं रहे? हमने भी तो मुश्किल काम किए हैं। सरवत और सफूरा के उसके पास बतौर जमानत नहीं रखा, उसे भी करना पड़ेगा। अराकोए वाला खेल इतना बड़ा है कि उसे यह दाव लगाना ही पड़ेगा। हमारे दरमियान फोन पर बड़ी लंबी बहस हुई है, आखिरी से आमादा होना ही पड़ा है। ऐसा गोल्डन चांस उससे पूरी जिंदगी में फिर नहीं मिल सकता। उसे सब कुछ नाप तोल लिया है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं शायख। ये बात तय है कि मुझे खुद वहां जाना है। तुम बस तैयारी करो। तुम देखना, हम जावा को उसकी सारी अयारियों समेत जकड़ कर रख देंगे। मुद्दतों तक जख्म चाटेगा वो। हम एक बार सरवत को उसके चुंगल से निकाल लें, फिर सारे हिसाब बराबर कर देंगे। अब वो लोग बाहर निकलने वाले थे। मैं जल्दी से ड्रम पर से उतरा और दबे पांव चलता हुआ वापस अपने कमरे में आ गया। मेरे अंदर खलबली सी मची हुई थी। मैंने आज पहली बार जलानी जैसे मजबूत शख्स को आंसू बहाते देखा था। यकीनन ये कोई नहायत सीरियस मामला था, मेरी तवक्का से कहीं ज्यादा गंभीर। वो पता नहीं किस हवाले से बात कर रहे थे। वो क्या खास बात थी जिसका पता डान को चल चुका था और अब उसके तोड़ के लिए इमरान उससे कोई खास जामन यानी यरगमाली मांग रहा था। और वो मांग ही नहीं रहा था, डान जावा देने के लिए तैयार भी हो गया था। उससे अराकोए की बेपनाह कदर कीमत का अंदाजा भी होता था। कहा जाता था कि यह बैनुल-अक़वामी सतह पर लाखों नहीं करोड़ों डॉलर्स की चीज है। मैं पहले की तरह बिस्तर पर खामोश लेटा रहा और आंखें बंद कर ली। इमरान कमरे में आया, कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर बाहर चला गया। मुझे अंदाजा हुआ कि वो नसीर के साथ नीली कार पर कहीं गया है। यह मेरे लिए अच्छा मौका था। मुझे पता था कि ऊपर छत वाले कमरे की एक डुप्लीकेट चाबी भी मौजूद है। ये चाबी नसीर अहमद के कमरे में थी और नसीर भी इमरान के साथ गया था। मैं नसीर के कमरे में पहुंचा। 2-3 मिनट की कोशिश से मैंने मतलूबा चाबी एक दराज में से ढूंढ ली। इस चाबी के साथ मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। रास्ते में जिलानी मिला। उससे 1-2 बातें हुई। उसने बताया कि इमरान जरा सुपर मार्केट तक गया है। जिलानी बज़ाहिर नॉर्मल नजर आने की कोशिश कर रहा था, मगर आंखों की सुर्खी कुछ और बता रही थी। जिलानी ने एक फोन सुनना शुरू किया तो मैं सीढ़ियां चढ़कर छत वाले कमरे की तरफ आ गया। इस कमरे में नसीर का कंप्यूटर पड़ा रहता था और लैंडलाइन फोन भी यही था। मैंने इमरान को 2-3 बार इस कमरे में घुसे हुए पाया था। मंगल की रात भी वो काफी देर इस कमरे में रहा था। मैंने ताला खोला और कमरे में पहुंचा, लेकिन लाइट ऑन नहीं की। मेरे पास एक पेंसिल टार्च मौजूद थी। मैंने खिड़कियों के पर्दे अच्छी तरह बराबर किए और कमरे का जायजा लेना शुरू किया। नटान था, मैंने पीसी को ऑन किया। मॉनिटर पर तफसीलात जाहिर होने लगी। थोड़ी सी कोशिश से मैं नसीर के ईमेल बॉक्स में पहुंच गया। यहाँ एक ईमेल ने मुझे हिला कर रख दिया। ये 2 रोज पहले आई थी। मैं दम बखुद सा रह गया। इस ईमेल में इमरान और जिलानी को बताया गया था कि इकबाल की लाश मिल गई है। उसे बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। दरिंदगी की इंतहा कर दी गई है। लाश के सीने पर पर्चा रखा हुआ मिला है। इस पर लिखा है, नादर टीटी के दोस्तों की तरफ से बड़ी ईद का तोहफा। अंदाजा हो रहा है कि इन लोगों ने इकबाल को खास किस्म के नशावर इंजेक्शन दिए हैं और इन इंजेक्शनों के जेर असर उससे बहुत कुछ मालूम कर लिया है। एन मुमकिन है कि बल्कि यकीनी बात है कि अब इंडिया में आप लोगों की शिनाख्त राज नहीं रही। साफ पता चलता है कि ये जावा ग्रुप की कार्रवाई है। उन्होंने इस तरह नादर टीटी के कत्ल, लालाजार होटल और इंडस्ट्रियल एरिया वाली कार्रवाई का बदला लिया है। हम वक्ती तौर पर रिपोर्ट हैं, आपकी हदायत का इंतजार है। मैं ये ईमेल पढ़कर सख्ते में रह गया था। इमरान ने मुझे मुकम्मल अंधेरे में रखा हुआ था। इकबाल की मौत वाला संगीन तरीन वाकया रुनमा हो चुका था और उसने मुझे भनक तक नहीं पड़ने दी थी। हवादस को झेलने और मसाइल का सामना करने का उसका अपना एक अंदाज था। वह सदमात को अपने तक महदूद रखने में फख्र महसूस करता था, लेकिन यह तो कोई बात नहीं थी। कोई इतनी संगीन इतलात भी मुझसे छुपा कर रखता। मेरी आंखें नम हो गईं। इकबाल का चेहरा निगाहों में घूमने लगा। हम सब एक खानदान की तरह हो गए थे, एक दूसरे की कमी को बुरी तरह महसूस करते थे। इकबाल हमारे साथ इंडिया नहीं आ सका था, लेकिन उसका ख्याल तो साथ साथ ही चलता था ना। और अब मुझे पता चल रहा था कि वो लाहौर की किसी कब्रिस्तान में मनो मिट्टी के नीचे सो रहा है। काल्बन यही वो अहम वाकया था जिसका जिक्र जिलानी ने इमरान के साथ गुफ्तगू में बड़े दर्द से किया था। तब एक और ईमेल ने मेरी निगाहों को पकड़ लिया। ये ईमेल 4-5 रोज पहले की थी और इकबाल ने खुद की थी। इसमें इकबाल ने सुल्तान चिट्टा की पुरस्रार सरगर्मियों की बात करने के बाद सरवत की छोटी बहन नुसरत का तज़किरा किया था। एक तवील ईमेल थी।
इसके इंदराजात से मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि लाहौर में नुसरत की हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। उसे फिर से ऑस्ट्रिया मुंतकिल करने की तैयारी की जा रही है। डॉक्टरों ने कहा है कि अब जिगर की पेवंदकारी के सिवा और कोई चारा नहीं, और ये पेवंदकारी 2-4 हफ्तों के अंदर हो जानी चाहिए, वरना नुसरत की जिंदगी खत्म हो सकती है। मैं सन्नाटे में रह गया। इमरान को यह सब कुछ मालूम था और वो खुद ही इन मामलों को हैंडल कर रहा था। एक दूसरी ईमेल के इंदराजात से पता चला कि इमरान ने ऑस्ट्रिया में किसी ऐसे इदारे से राब्ता किया है जो जरूरतमंद लोगों के लिए गुर्दों और जिगर वगैरह के एहतियात फराहम करता है। इमरान का एक सर्जन दोस्त भी इसमें किरदार अदा कर रहा था। लगता था कि इमरान 1-2 हफ्तों में इस इदारे के लिए एक बड़े डोनेशन का इंतजाम भी करने वाला है। नुसरत की तशवीशनाक हालत का जानकर मैं सर पकड़ कर बैठ गया। मुझे इमरान पर भी गुस्सा आ रहा था। इस बंदे ने जैसे हर मुसीबत अपने सर पर लेने का ठेका ले रखा था। बासुकात मशवरे की हद तक भी किसी को शरीक नहीं करता था। यकीनी बात थी कि कभी कभी इस बेजार राजदारी की वजह से नुकसान भी होता होगा। मेरा दिल चाहा कि वो मेरे सामने हो और मैं इसका गिरबान पकड़ लूं, इसे झंझोड़ूं और इस रवैये की वजह पूछूं। मैं ज्यादा देर यहां नहीं रुक सकता था। मैंने नेट बंद किया और अपनी आमद की निशानियां खत्म करके कमरे से निकल आया। तामीर से पहले मैंने चंद दराजों की तलाशी भी ली। 1-2 कागजों में मुझे किसी मेजर साहब का तस्करा भी मिला। क्या ये वही साबिक फौजी अफीसर थे जिनका जिक्र इमरान ने किया था? एक जगह हमजा एहसान के नाम की एक रसीद भी मिली। ये हमजा साहब वही पुलिस अफीसर थे जो पाकिस्तान में गाहे बकाहे इमरान की मदद करते रहते थे। मैं नीचे आया। अब रात ने अपनी तारीख पर फैला लिए थे। करीबन 8:30 का वक्त था। इमरान ताहल वापस नहीं आया था। जिलानी और नसीर मुख्तलिफ तैयारियों में मसरूफ थे। इन तैयारियों को इब्राज सदीकी ने भी महसूस कर लिया था। वो बिस्तर पर लेटा था। उसके चेहरे पर जर्दी खिंडी हुई थी। उसने मुझे देखकर अपने पास बुलाया और खौफजदा लहजे में कहा, यह सब क्या हो रहा है ताबिश? मुझे लगता है कि तुम लोग एक और खतरनाक खेल खेलने जा रहे हो। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं, ऐसा मत करो। यह मनहूस मूर्ति है सबको बर्बाद करके रखती की। मैं निकाली कि इब्रार साहब, लोग तो कहते हैं इससे बड़ी बरकत वाली चीज ही और कोई नहीं। ये अपनी हिफाजत खुद करती है और इन लोगों को भी हर बला से महफूज कर देती है जिनके पास होती है। सब कुछ इसके उलट है। इब्रार का रहा, ये अपनी हिफाजत नहीं करती और इन लोगों को भी बर्बाद कर रही है जो इसके आस पास है। कम से कम हमारे लिए तो ये ऐसी ही साबित होती रही है और हो रही है। मेरे फोन की बेल हुई है। इमरान था। कहाँ हो? मैंने अपने लहजे को नॉर्मल रखते हुए पूछा। बस यार थोड़ी सी रिहर्सल करना थी। रात 11 बजे के लिए बस पौन घंटे में पहुंच रहा हूं तुम्हारे पास। जल्दी आओ, कुछ बातें करनी है मुझे भी। मैंने गंभीर लहजे में कहा। घड़ी की सुइयां हरकत में थी। 9 बज चुके थे। अब सिर्फ 2 घंटे बाकी थे। इस शहर खून रंग के एक साहिल पर चंद नहायत खतरनाक लोगों में मुलाकात होने वाली थी। कुर्बान अली उर्फ शेखर ने इमरान को बताया था को इंडिया के चुने हुए शूटर्स को लेकर आ रहा है। दूसरी तरफ जावा ग्रुप के पास भी यकीनन खूनखार तरीन किस्म के कातिल मौजूद थे। करीबन 50 अदद खतरनाक तरीन लोगों के साए में एक डील फाइनल होना थी। इसी दौरान में पोर्च के सामने 2 डबल कैबिन गाड़ियां रुकी। उनमें से कुछ लोग उतरे। ये सब के सब मुसल्ला थे और उनके चेहरे ही बता रहे थे कि वो जबरदस्त किस्म के फाइटर और असलहा शनास बंदे हैं। इनमें शरीर बदन का एक दराज कद नौजवान सबसे नुमाया था। जिलानी ने कहा, कुर्बान अली आ गया है। फिजा में सनसनी सी फैलती महसूस हुई। फैसला कुन घड़ियां करीब आ रही थीं। गाड़ियों से उतरने वालों में बस एक बंदा कदरे मुख्तलिफ नजर आया। ये शक्ल से मारधाड़ करने वाला शख्स नहीं लगता था। इस जवान साल शख्स ने माथे पर सफेद कक्षा खींचा हुआ था। छोटी छोटी दाढ़ी रखी हुई थी और हिंदू पुजारियों की तरह सादा सा धोती कुर्ता पहन रखा था। वो खामोश दबा था और उस सारे माहौल को जैसे डरी हुई सी नजरों से देख रहा था। ये कौन है? मैंने जिलानी से पूछा। मास्टर जवाहर। 2.5-3 साल पहले तक यह जावा का मुलाजिम था। मुलाजिम भी क्या था, बस इसकी कोठी में इसके भतीजे को ट्यूशन पढ़ाने जाता था। वहीं से बेचारे की बदकिस्मती का आगाज हुआ। क्या हुआ था इसके साथ? दर्दनाक किस्सा है। जवाहर की बीवी सुरीता खासी खूबसूरत थी। 2 साल बच्ची की माँ भी थी। किसी टीवी चैनल पर अंग्रेजी की खबरें भी पढ़ती थी। बुरी किस्मत के कहीं जावा की नजर उस पर पड़ गई। वो इस पर फेफ्ता हो गया। जावा जैसा बंदा किसी को हासिल करना चाहे और ना कर सके, ये तो मुमकिन ही नहीं है। उससे पहले प्यार मोहब्बत और हीले से कोशिश की, फिर जबरदस्ती सुरीता को अपने घर में डाल दिया। साथ में बच्ची भी रख ली। कुछ कहते हैं कि जावा ने सुरीता से शादी की हुई है, कुछ के ख्याल में वैसे ही रखा हुआ। लेकिन एक बात तय है कि वह अब भी इस पर फिदा है। और ये जवाहर, ये रो पीट कर कहीं गायब हो गया था। कोई 1 साल बाद दोबारा नजर आया, लेकिन अब ये बिल्कुल बदल चुका है। पूजा पाठ और मंदिर तीरथ का होकर रह गया है। कहता है कि मैंने जोग ले लिया है, लेकिन ये यहाँ क्यों आया है पता नहीं। इमरान साहब ही ने बुलाया होगा। मैं इमरान से बहुत कुछ कहना और सुनना चाहता था, लेकिन वो ऐसे वक्त आया जब रवान की बिल्कुल करीब थी। 10:15 बज चुके थे और काली झाड़ तक 40-45 मिनट का रास्ता ही था। इमरान बड़े जारहाना मूड में था। उसकी शौकी ना जाने किन पर्दों में जा चुकी थी।
वो अपने बंदों को मुख्तलिफ हदायत दे रहा था और इनकी तैयारी वगैरह पर भी निगाह डाल रहा था। मैं और जगत सिंह भी तैयार थे। जगत सिंह नडर और जीदार बंदा था। ये जानकर कि हमारा सामना जावा से होने वाला है, जगत सिंह की आंखों से चिंगारियां छूटने लगी थी। उसे इमरान से इसरार करके 4-5 दस्ती बम भी साथ रख लिए थे। बहरहाल इमरान ने उसे बड़ी अच्छी तरह समझा दिया था कि यह नहायत नाजुक मामला है और किसी हदायत के बगैर वो किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इस हवाले से मैंने भी जगत सिंह को पाबंद कर दिया था। मैं इमरान के चेहरे पर इकबाल की मौत का गम ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन यह दिल फुगार गम शायद कहीं गहराई में धकेल दिया गया था। वैसे भी इमरान के चेहरे से उसकी दिली कैफियत का अंदाजा लगाना मुश्किल होता था। हम 4 गाड़ियों में बड़ी बर्क रफ्तारी से रवाना हुए। मैं इमरान के साथ 2008 मॉडल की एक लैंड रोवर जीप में था। जगत सिंह और जिलानी भी हमारे साथ थे। नसीर अहमद कुर्बान अली के साथ दूसरी गाड़ी में था। पौन घंटे के अंदर हम साहिल पर पहुंच गए। एक तारों भरी रात थी। 8वीं 9वीं रात का चांद भी मौजूद था। समंदर पुरसुकून और खामोश था। हवा और लहरों की मध्यम सरगोशियां जारी थी। हमने मुकर्रर जगह पर गाड़ियां रोकी। तकरीबन यही वक्त था जब मुंबई का खूनखार जानवर जावा अपने साथियों के हमरा मौका पर पहुंचा। इनकी गाड़ियां हमारी गाड़ियों से करीबन 200 फुट के फासले पर रुक गईं। इमरान के सेल फोन की बेल हुई। इमरान ने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ हस्बे तवक्का जावा ही था। हीरो मैं जावा हूं, सामान ले आए हो? ले आया हूं जनाब आली। और आप? मैं भी ले आया हूं। और जामिन? वो भी है। तो ठीक है, इनको रवाना करो। मैं इधर से मूर्ति भेजता हूं, लेकिन पहले मैं चेक करना चाहूंगा। ठीक है, बंदा भेज दो। करीबन 3 मिनट बाद 2 बंदे हमें अपनी तरफ आते दिखाई दिए। उनमें से एक तो जावा का कोई खास घाघ शूटर था, दूसरा एक खिचड़ी बालों वाला अधेड़ उम्र बंदा था। करीब पहुंचने पर अंदाजा हुआ कि उसने ऐनक लगा रखी है। यकीनन ये को माहिर नवादरात था और अराकोई की सेहत जांचने के लिए आया था। इमरान ने लैंड रोवर के खुफिया खाने में हाथ डाल कर अराकोई निकाला। उसे बड़ी एहतियात से फोम की बारीक तह में लपेटा गया था। इसके ऊपर रेगजीन का कवर था। शूटर और उधेड़ उम्र शख्स लैंड रोवर के अंदर ही आ गए। उनके चेहरों को गहरी संजीदगी ने ढांप रखा था। वो जानते थे कि यह किस कदर गंभीर सूरत हाल है। चारों तरफ हाथी हथियार बिल्कुल तैयार हालत में मौजूद थे। इमरान ने अराकोई को उसके कवर्स में से निकाला। 2 फुट का धाती मुजस्मा जीप की अंदरूनी रोशनी में चमकने लगा। उसकी दीद मुतासर कुन थी। अधेड़ उम्र शख्स के पास निर्गुण रोशनी वाली एक खास किस्म की टार्च मौजूद थी। उसने एक आंख पर मुहद्दब शीशा चढ़ाया, टार्च जलाई और अराकोई के मुआयने में मसरूफ हो गया। उसने अराकोई की पुष्ट पर कंधा बर्मी जुबान के चंद कदीम हरूफ का भी मुआयना किया। इसके बाद असबात में सर हिला दिया। मैं मुतमईन हूं, उसने अंग्रेजी में कहा। जेब से मार्कर निकाला और अराकोई की पुष्ट पर सुर्ख मार्कर से अपने साइन कर दिए। इसके बाद वो उठ खड़ा हुआ। इमरान ने सर्द आंखों वाले शूटर से मुखातिब होकर कहा, जावा से कहो कि वो मुझसे राब्ता करे। दोनों अफराद वापस चले गए। करीबन 5 मिनट बाद इमरान के फोन पर जावा की आवाज उभरी। क्या कहना है? आवाज सुनना चाहता हूं, मेरा सफूरा और सरवत की और जामिन की भी। ओके, 2 मिनट होल्ड करो। कुछ देर बाद फोन के स्पीकर पर मैडम सफूरा की आवाज उभरी। हेलो इमरान। हाँ जी मैडम, कहाँ हैं आप? सामने सुरखाई रूफ गाड़ी में। सरवत भी मेरे साथ है। ठीक है, सरवत से बात कराएं। चंद सेकंड बाद सरवत की दबी दबी आवाज सुनाई दी। हेलो। इमरान ने फोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। हेलो सरवत, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ताबिश। वो रो देने के करीब थी। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ बहुत से राइफलों वाले। आप कहाँ हैं? पास ही हैं, तुम्हें लेने आए हैं। समझो परेशानी खत्म हो गई है सरवत। वो सिसक पड़ी। किसी ने मोबाइल उससे ले लिया। फिर जावा की मनहूस आवाज सुनाई दी। बस या कुछ और? इमरान ने कर लिया। जब मैं कहा जामिन से बात करवाइए जावा साहब। यह शर्त तुम बड़ी कड़ी रख रहे हो हीरो बच्चे। क्या इसमें कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता? नहीं हो सकता जावा हजूर। अगर हम सरवत के सिलसिले में आप पर एतमाद कर सकते हैं और आप इस एतमाद पर पूरे भी उतर सकते हैं, तो फिर इस सिलसिले में बेएतमादी क्यों? जामिन जामिन है। जिस हालत में लेंगे उसी हालत में वापस करेंगे, पूरी हिफाजत के साथ। चंद सेकंड बाद जावा की गंभीर आवाज उभरी। लो सुरीता से बात करो। सुरीता का नाम सुनकर मेरा दिमाग भग से उड़ गया। ये तो जावा की रखेल थी जिस पर वो बुरी तरह फिदा था। उसका मतलब था कि अराकोई के लिए वो अपनी बहुत प्यारी शय आर्जी तौर पर इमरान के हवाले करने के लिए आमादा हो गया था। कुछ देर बाद एक ठहरी हुई सी बारीक आवाज सुनाई थी। मैं सुरीता बोल रही हूँ। कहाँ हैं आप? इमरान ने पूछा। सामने गिरे गाड़ी के अंदर। ये गिरे गाड़ी वही शानदार बुलेट प्रूफ और धमाका प्रूफ जीप नुमाकार थी जो लगड़ीपुरा से फरीदकोट आते हुए जावा के पास थी। लड़ाई के दौरान में इस जीप पर शदीद फायरिंग के अलावा जगत सिंह के फेंके हुए काले अनारों का भी कोई असर नहीं हुआ था। वो मजहूल सा जोगी नुमा शख्स हमारी गाड़ी से बाहर खड़ा था जिसका नाम जिलानी ने जवाहिर बताया था।
और जिसके बारे में मालूम हुआ था कि वो सुरेता का साबिक पति है, वो हमारी गुफ्तगू सुन रहा था। इमरान ने जलानी से कहा, इसे अंदर लाओ। डरा सहमा जवाहिर हमारी गाड़ी के अंदर आ गया। इमरान ने सुरेता से 1-2 सवाल मजीद पूछे, फिर मोबाइल फ़ोन के माइक को उंगली से ढांप कर जवाहिर से पूछा, ये सुरेता ही की आवाज़ है? जवाहिर का रंग जर्द हो रहा था। उसने अस्बात में सर हिला दिया।